जब प्लेन क्रैश होता है सिर्फ एक ही बंदा या बंदी बचता है तो दैट मीन्स कि उसकी जो ट्रेन के अंदर 100% है, यानी कि जो 1 to 3% जो एक उसका सेविंग रेशियो है, इट मीन्स कि उसकी कुंडली बाकी लोगों से जो बच्चे होते हैं उनकी पाम रीडिंग नहीं की जाती। जो छोटे बच्चे होते हैं कुछ मंथ्स के होते हैं उनकी पाम रीडिंग नहीं की जाती, क्योंकि बिलीव होता है। तो लाल किताब की एक्यूरेसी कितनी होती है? ये सिर्फ रेमेडीज के लिए यूज होती है या इसमें एक्यूरेसी है? देखिए, एक्यूरेसी की अगर मैं बात करूँगा, चाहे एस्ट्रोलॉजी की कोई भी ब्रांच हो, आई पर्सनली बिलीव कि बिजनेस में लक बढ़ाने के लिए लाल किताब क्या सजेस्ट करती है? सबसे पहले तो देखिए, लाल किताब में बहुत बार ये बोला गया है कि अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, देन इट मीन्स 3 या 4 साल ही ऐसे होते हैं जब वो होता है ना, ये तो मेरे जैकपॉट ईयर्स है, ये तो मैंने इतना कमाया जो मैं 30 साल में नहीं कमा सकता। वो 3 साल या 4 साल वो राहु देता है। तो आइडेंटिफाई करना होता है कि आप जो मोटिवेशनल होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी समहाउ वही है, क्योंकि हमारे पास कभी भी कोई खुश होता है तो मेरे बॉडी की शेप को, वेट को, यानी जैसा मैं दिख रहा हूँ उसको देख के एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन करना। फॉर एग्जाम्पल, माई हेयर्स आर कर्ली, इट मीन्स कि मेरी कुंडली के अंदर वीनस प्लैनेट जो है वो कहीं ना कहीं। जब मैंने ये पॉडकास्ट किया था, शायद 2-3 हफ्ते पहले ये पॉडकास्ट हुआ था रजत जी के साथ। हमने लाल किताब पे बात की थी और हम बात कर रहे थे नसीब, जो नसीब वाले होते हैं उसकी कुंडली के बारे में। तब मैंने उसको एक क्वेश्चन या सवाल पूछा था। मैंने वो पूछा था कि अगर कोई प्लेन क्रैश, एक बंदा या बंदी प्लेन क्रैश सर्वाइव करता है तो उसकी कुंडली के बारे में वो क्या बता सकते हैं? और आप लोगों को सब पता है 12th of June को क्या हुआ था। मैं बहुत डिस्ट्रॉट हूँ, अपसेट हूँ ये सिचुएशन के बारे में। मैं श्योर भी हूँ कि आप लोगों भी हैं। तो आप ये पूरा पॉडकास्ट ज़रूर देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि लोगों के माइंड में सवाल बहुत है। तो वेलकम करते हैं रजत जी को इनर हैबिट पे। नमस्ते रजत सर, वेलकम टू इनर हैबिट। माय नेम इज श्रुति के डॉक्टर। आप कैसे हैं? नमस्कार श्रुति, आई एम वेरी गुड, फैबुलस। एक्सीलेंट। आज हम बात करें लाल किताब पे, और मैंने सुना है कि आप एक लाल किताब एक्सपर्ट है, तो मैंने सोचा कि लाल किताब पे एक एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट हो जाएगी हमारी। और मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। जैसे हम बिफोर वी गॉट ऑन द पॉडकास्ट हम बात कर रहे थे कि आप बहुत स्पिरिचुअल भी है, तो अच्छा लगता है जब हम स्पिरिचुअल टॉक्स भी करते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी इंटीग्रेट करते हैं और न्यूरोलॉजी भी इंटीग्रेट करते हैं। यस, यू कैन से थोड़ा सा स्पिरिचुअल हूँ, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के उस लेवल पे नहीं हूँ जिस पे मैं पहुँचना चाहता हूँ, अभी लर्निंग प्रोसेस में ही हूँ। और बेसिकली आपने लाल किताब एक्सपर्ट कहा, हाँ, लाल किताब की नॉलेज रखता हूँ, बिकॉज मुझे एस्ट्रोलॉजी और ऑकल साइंस में बहुत दिलचस्पी रही है। तो लाल किताब उसमें से एक टॉपिक है या एक सब्जेक्ट है। और लाल किताब, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, इन तीनों ही चीज़ों को थोड़ा सा साथ में लेके चलता हूँ और कोशिश करता हूँ कि इनके राइट पर्पस को समझ के अपने लिए या फिर जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं उनका बेनिफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको यूज़ कर सकूँ। तो जैसे आपने कहा यू सॉर्ट ऑफ सेपरेटेड लाल किताब फ्रॉम वैदिक एस्ट्रोलॉजी, तो आप मुझे ये बताइए लाल किताब है क्या? तो और ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी से कैसे अलग है? सबसे पहले तो देखिए, आपने कहा वैदिक एस्ट्रोलॉजी, और आजकल क्या है, इंडिया में ये कल्चर है कि किसी भी चीज़ के आगे वैदिक लगा दी जाए तो वो बहुत ऑस्पिशियस बनती जाती है। एस्ट्रोलॉजी इज एस्ट्रोलॉजी, वैदिक ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ एस्ट्रोलॉजी वैदिक है या कोई मॉडर्न है। एस्ट्रोलॉजी ज्योतिषी एक सब्जेक्ट है, चाहे आप उसे वैदिक कह लीजिए, मॉडर्न कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। और अब मैंने उसे लाल किताब से कैसे डिफरेंशिएट किया, उसका पर्पस ये है कि एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, या मैं ये कह लूँ कि एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे सिस्टम्स हैं, एंड ये सिस्टम्स डेवलप हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर्स से। जो भी हमारे एंसेस्टर्स, ऋषि थे, उन्होंने जिस भी टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टीज की, उस टेक्नोलॉजी से उन्होंने आगे जाके कोई किताब, कोई शास्त्र, कोई बुकलेट काइंड ऑफ फार्मूलाज बना दिए, जिसको हम आगे जाके डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। कोई लोग कह देते हैं नाड़ी शास्त्र, कोई केपी कृष्णमूर्ति पद्धति, कोई कहता है इसे वैदिक ज्योतिष, कोई कहता है इसे लाल किताब।
हर किसी चीज़ की एबीसीडी या बेसिक सेम है। हर किसी चीज़ में ग्रह, नक्षत्र, कुंडली के 12 भाव, 12 ज़ोडिएक साइन इन्हीं को यूज़ किया गया है। ये बात अलग है कि हम उसमें किस एक्सपर्टीज़ या किस सिस्टम को फ़ॉलो करके लाइफ़ के उन एस्पेक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, जो हम एस्ट्रोलॉजी से हेल्प ले सकते हैं। इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव। बट ऐसा नहीं है कि ज्योतिष शास्त्र ही डिफरेंट हो गए हैं। इस ज्योतिष शास्त्र को बनाने वाले या यूज़ करने वाले डिफरेंट लोग थे, जिनकी वजह से इसके आगे जो भी इनके सिस्टम्स है, टेक्नोलॉजी है, वो डिफरेंशिएट होती चली गई हैं। और वो सेम इसी तरीके से मान लीजिए मैं एक बहुत नामी-गिरामी हस्ती बन जाता हूँ आज से 20 साल बाद, मेरी बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शन अच्छी होने लगती है, तो जो मेरे अनुयायी हैं या जो मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो आगे जाके इसको बोल देंगे आरएस सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी, रजत सिंगल सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी तो सेम ही है, ज्योतिष एक ही चीज है, उसको बनाने वाले फॉलो करने वाले अलग अलग हो गए हैं। तो आप बोल रहे कि टेक्निकली लाल किताब एस्ट्रोलॉजी ही है, लेकिन तो इसमें फ़र्क क्या है? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी, मेरी सोच है और मेरी नॉलेज है कि लाल किताब इज़ अ शॉर्टर वर्जन एस्ट्रोलॉजी राइट, का। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत आपने एकदम एक शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन कर दिया। लाल किताब एस्ट्रोलॉजी का शॉर्टर वर्जन ही है, क्योंकि लाल किताब के अंदर नक्षत्रास को, लाल किताब के अंदर जो राशि होती हैं, जोडिएक साइन जो होते हैं, 12 जोडिएक साइन, इनको पूर्णतः हटा दिया गया, इनको बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया गया है। लाल किताब का जो बेस है दैट इज 9 प्लैनेट्स एंड 12 हाउसेस। तो जैसे हम मैथमेटिक्स में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन समझते हैं, तो इसके अंदर उन कॉम्बिनेशंस को मिनिमाइज कर दिया गया है। लाल किताब के अंदर जो पंचांग होता है, हम ऑल ओवर वर्ल्ड ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च। बट अगर मैं ज्योतिष की बात करूं, इसका बेस है पंचांग। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, पंच अंग, 5 अंग, जिसके 5 कैरेक्टर हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग एंड कर्ण। इन 5 एस्पेक्ट्स को भी लाल किताब ने बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया, इनकी बात लाल किताब नहीं करती है। बट ऐसा लाल किताब की काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन में या काइंड ऑफ ग्रामर में बताया गया है। बट मैं लाल किताब को फॉलो करता हूँ, तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल इनकम्प्लीट मानूंगा। मुझे राशि भी फॉलो करना पड़ता है, मुझे पंचांग भी फॉलो करना है। इफ आई वांट टू प्रिडिक्ट समथिंग वेरी गुड, तो मुझे लाल किताब अकेले लेके नहीं चलना पड़ेगा। दिस इज जस्ट इक्वलेंट टू मेडिकल साइंस। जैसे कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है, बट हम डॉक्टर से खुद ही पूछते हैं कि डॉक्टर, इज देयर एनी काइंड ऑफ प्रिकॉशंस दैट इन माय डाइट, या मुझे कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीज खानी चाहिए जिससे दवाई का इम्पैक्ट ज्यादा हो हमारी बॉडी पे। तो इसीलिए लाल किताब अकेले काम नहीं करती, उसमें हमें ट्रांजिट भी देखना पड़ता है, गोचर भी देखना पड़ता है, उसमें हमें पर्सन इनफैक्ट कहाँ से बिलोंग करता है, मेल है, फीमेल है, ये भी देखना पड़ता है। इंटरेस्टिंग। तो इसकी एक्यूरेसी की बात करते हैं। अगर हमें फिर भी ये चीज़ें जो लाल किताब के बाहर है, वो अ, पकड़नी होती है ताकि वी गेट अ प्रॉपर एनालिसिस, तो लाल किताब की एक्यूरेसी कितनी होती है? ये सिर्फ रेमेडीज के लिए यूज होती है या इसमें एक्यूरेसी है? देखिए, एक्यूरेसी की अगर मैं बात करूँगा, चाहे एस्ट्रोलॉजी की कोई भी ब्रांच हो, आई पर्सनली बिलीव कि इट्स 100% एक्यूरेट। एंड उस 100% एक्यूरेसी को यूज़ करना एस्ट्रोलॉजर के स्किल एज वेल एज उसके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। मेरी भी प्रिडिक्शन कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं हो सकती है। इट डजंट मीन कि अगर मैं लाल किताब को यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं उसको ब्लेम करूँ कि उसमें इतनी एक्यूरेसी नहीं है। नो, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग अप्रोच। उस लाल किताब को यूज़ करना मुझे अभी शायद आया ही नहीं है, दैट्स वाई मैं अभी तक 60 या 70% एक्यूरेसी के साथ ही काम कर रहा हूँ। सब्जेक्ट एस्ट्रोलॉजी का कोई भी हो, दे आर 100% एक्यूरेट। बट उस एक्यूरेसी को हमें पहुंचने के लिए, हमें उसको डेवलप करने के लिए हमारे एक्सपीरियंस की जरूरत है। सो दे आर मैंने तो बहुत बार देखा है कि मैंने अगर किसी के पर्सन के बारे में डिकोड किया लाल किताब की हेल्प से, तो लाल किताब ने बहुत ज़्यादा सिम्टम्स मुझे उसके बारे में बताए हैं, एंड समटाइम वो सिम्टम नहीं भी मैच हो पाते। तो इट मीन्स कि शायद अभी मैं उस प्रिपेयरिंग मोड में ही हूँ। सो इट इज ऑलवेज अ लर्निंग मोड। एग्जैक्टली, ऑलवेज, ऑलवेज। हाँ, हम हमेशा लर्निंग ही करते रहेंगे। बिल्कुल। ओके, तो लाल किताब में पाम लाइंस कैसे प्लैनेटरी इन्फ्लुएंसेस को दिखाती है? ये अनदर आपने बहुत एक बढ़िया एस्पेक्ट लाल किताब का पकड़ा है कि लाल किताब अकेले काम नहीं करती। लाल किताब में काइंड ऑफ
4 पिलर्स बताए गए हैं, जिसके अंदर सामुद्रिक शास्त्र बताया गया है। सामुद्रिक शास्त्र इज समथिंग कि आप मुझे देख रहे हैं तो मेरी अपीयरेंस, मेरे बोलने के तरीके, मेरे हेयर स्टाइल के टेक्सचर, जैसे मेरा कर्ली हेयर्स है तो उस टेक्सचर्स को देख के, मेरे बॉडी की शेप को, वेट को, यानी जैसा मैं दिख रहा हूँ उसको देख के एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन करना। फॉर एग्जाम्पल माई हेयर्स आर कर्ली, इट मीन्स कि मेरी कुंडली के अंदर वीनस प्लैनेट जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग है, बिकॉज वीनस डिनोट कर्ली हेयर्स। तो ये होता है सामुद्रिक शास्त्र। एंड दूसरा होता है पामिस्ट्री, यानी हाथ की जो रेखाएं होती हैं वो भी प्लानिटरी पोजीशन को बताती हैं। और ये सारी चीजें इसीलिए ली गई हैं क्योंकि पुराने टाइम में पर्सन के पास में डेट ऑफ बर्थ होती थी बट टाइम एक्यूरेट नहीं होता था, तो उनकी कुंडली बनाने के लिए डेट ऑफ बर्थ को एक एस्पेक्ट माना जाता था, बट उसके माइनर पार्ट पे पहुंचने के लिए, जब उसके लिए हमारे पास में किसी भी तरीके से पूरी कुंडली नहीं बन पा रही तो हम उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करते थे। और वो क्रॉस क्वेश्चनिंग इसलिए की जाती थी कि क्या उसकी अपीयरेंस से वो क्वेश्चन मैच हो रहे हैं, सो दैट वो कुंडली तक हम पहुंच पाए जो उसकी एक्यूरेट है। जैसे कि वीनस की मैंने बात की कर्ली हेयर से, तो वीनस स्ट्रांग होता है 7th हाउस में, वीनस अच्छा होता है कि 12th हाउस में। तो ऐसे पर्सन आपको कर्ली हेयर्स वाले मिल सकते हैं। जैसे मेरा 7th हाउस में है तो मेरे कर्ली हेयर हैं, तो ये भी उसके अंदर इंक्लूड किया गया कि पामिस्ट्री, सामुद्रिक शास्त्र एंड पर्सन का जो लाल किताब में टेबा बोलते हैं, इंडिया के अंदर लाल किताब में हॉरोस्कोप में टेबा बोलते हैं, तो उसका टेबा कैसा होगा। तो इसीलिए इन चीजों को इंक्लूड किया है ताकि आप एक्यूरेट रिजल्ट दे सकें, सिर्फ उस हॉरोस्कोप के ऊपर बात ना करें। अंडरस्टूड। तो अगर किसी के पास टाइम ना हो तो लाल किताब यूज़ कर सकते हैं, और एस्ट्रोलॉजी में जो प्लैनेट्स है उसके फीचर्स कौन से हैं वो मैच कर पाते हैं। मैच कर सकते हैं, राइट। जैसे मैंने स्पेक्स लगा रखे हैं तो इट मीन्स मेरी आईसाइट वीक है, इट मीन्स कहीं ना कहीं सैटर्न एंड सन का रिलेशन है या दोनों मैलेफिक है, क्योंकि सैटर्न एंड सन जो होता है वो आई साइट को डिनोट करते हैं। हम्म, जैसे कि मेरी आईसाइट भी वीक है तो शायद मे सैटर्न बी, और मे बी, क्योंकि कोई भी एक इवेंट के लिए एक सिंगल प्लैनेट कभी भी रेस्पॉन्सिबल नहीं होता। कोई भी चीज अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं तो एटलीस्ट 3 to 4 प्लैनेट्स उसमें इन्वॉल्व होंगे। ओके, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। अब तो ये पाम लाइंस एक्चुअली इन्फ्लुएंस करती है, प्लानिटरी को दिखाती है ना पाम लाइंस। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा प्लैनेट पोजीशन को दिखाती हैं। इसलिए समटाइम आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं उनकी पाम रीडिंग नहीं की जाती। जो छोटे बच्चे होते हैं, कुछ मंथ्स के होते हैं, उनकी पाम रीडिंग नहीं की जाती, क्योंकि बिलीव होता है कि उनकी पाम्स की जो लाइंस हैं वो अभी मैच्योर नहीं हुई हैं, या फिर वे कह लो वो फिक्स नहीं हुई हैं, अभी वो वेरिएबल हैं, वो चेंज हो सकती हैं। चेंज वैसे थ्रू आउट द ईयर ही और थ्रू आउट द लाइफ स्पैन वो चेंज होती रहती हैं अकॉर्डिंग टू अवर कर्मास। तो लाइंस चेंज होती रहती हैं, दे आर डायनेमिक, सम आर फिक्स्ड एंड सम आर डायनेमिक, या फिर बीच में से कट जाती हैं, आड़ी टेढ़ी हो जाती हैं। तो इस तरीके से पाम रीडिंग भी हेल्प करती है अगर आपके पास में इनपुट्स अवेलेबल नहीं है, जस्ट टू मेक योर हॉरोस्कोप। गॉट इट, गॉट इट। तो क्या इसकी रेमेडीज जो है, ये रेमेडीज से फ्यूचर इवेंट्स की प्रिडिक्शन एक्यूरेट हो सकती है? रेमेडीज का रूल होता है कि अगर आपने लाल किताब या किसी भी टेक्नोलॉजी के थ्रू आपने कोई भी इवेंट का आइडिया लगा लिया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक केस लेके चलूँ तो मान लीजिए किसी पर्सन की मैरिज हो गई है एंड नाउ देयर आर सम कन्फ्लिक्ट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, एंड दे आर प्रिडिक्टिंग कि देयर माइट बी अ पोजीशन ऑफ डिवोर्स बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। सो ऑब्वियसली किसी एस्ट्रोलॉजर की हेल्प लेते हैं एंड दे से कि हाँ, आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग भी देयर आर चांसेस कि आप लोगों का 1.5 year या थोड़े टाइम बाद डिवोर्स हो सकता है। सो ऑब्वियसली अगर पर्सन ईदर ऑफ द हस्बैंड और वाइफ अगर वो साथ में रहना चाहते हैं तो दे विल आस्क फॉर रेमेडीज कि भाई आप कुछ ऐसी चीज बताइए कि हमारा जो रिलेशन अच्छा हो जाए जैसा कि पहले था। तो एस्ट्रोलॉजर उन्हें रेमेडीज बताएगा। रेमेडीज कैन बी एनीथिंग, या जो अगर मैं लाल किताब की बात करूँ उसमें मोस्टली रेमेडीज कभी किसी चीज को पानी में बहाना बताया गया है, या अगर मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करूँ उसमें जप बताए गए हैं, मंत्रास बताए गए हैं, तंत्रास बताए गए हैं, यंत्रास बताए गए हैं, या फिर कभी स्नान के माध्यम से, कभी हवन के माध्यम से, पूजा के माध्यम से, दान के माध्यम से। डिफरेंट टेक्नोलॉजी है कि अगर मैं मान लीजिए बोलता हूँ ऐसे पर्सन को कि भाई आपकी मैरिड लाइफ अपसेट है और आप गुरु के 19,000 मंत्रास का जाप कीजिए, तो इंडिया की मैं बात करूं चाहे मैं बाहर की बात करूं तो पर्सन कहेगा 19,000 टाइम्स। आप एक काम कीजिए, कोई शॉर्टकट बताइए और मेरी आपकी जो कंसल्टेशन फीस है उसको मैं 19 टाइम्स कर देता हूं।
अब हमारे पास में क्या ऑप्शन रहता है कि ठीक है भैया, आप कोई ऑब्जेक्ट लीजिए या कोई सामान लीजिए, आप इसे मंदिर में दान दे दीजिए। सो दिस इज द इजीएस्ट अप्रोच टू डोनेट समथिंग टू सम पुअर्स, और मंदिर में या किसी पानी में बहा देना। इसीलिए लाल किताब बहुत फेमस है, क्योंकि उसकी रेमेडीज सिंपल हैं, उसकी रेमेडीज इजी हैं करना, और पर्सन को फील होता है उसने कोई टोटका काइंड ऑफ चीज करी है। यही अगर मैं किसी को बोलूंगा कि मंत्रस का जाप कर लो, तो उसे लगेगा ये तो मेरे दादा नानी भी बताते थे, ये तो वो भी करते थे, इसमें आपने नया क्या बताया है। सो जस्ट टू अट्रैक्ट समवन, जस्ट टू प्लीज समवन, लाल किताब इज वेरी फेमस, क्योंकि उसकी रेमेडी सामने वाले को लगता है कि उसने कुछ नया किया है, उसने कुछ काइंड ऑफ मैजिक किया है, जिससे उसको एक पुश मिलता है, सेल्फ मोटिवेशन मिलता है कि वो अपनी लाइफ में उस चीज के लिए एक्शन लेना स्टार्ट करे। एस्ट्रोलॉजर आर जस्ट सिमिलर टू मोटिवेशनल, मतलब जो मोटिवेशनल होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी समहाउ वही है। क्योंकि हमारे पास कभी भी कोई खुश होता है तो नहीं आएगा, कभी परेशान होता है तो वो तभी आएगा, और परेशानी में वो कहीं ना कहीं वो एक वो पाथ ढूंढ रहा होता है जिस पर वो इम्प्लीमेंटेशन कर सके, अपने एक्शंस को, उस फोर्स को उस डायरेक्शन में लगा सके। तो हम बस उसे डायरेक्शन ही प्रोवाइड करते हैं, करना उसी को है। अब क्योंकि अगर हमने सिर्फ उसे डायरेक्शन दिया तो उसको वो एक्शन में तब्दील कर ही नहीं पाएगा, इसीलिए हम उस पर्पसली उसे रेमेडीज बताते हैं। रेमेडीज साइकोलॉजिकल बिलीव देती हैं कि समथिंग हैज हैपन, समथिंग हैज बीन डन, अब मेरे एक्शंस जो हैं मुझे रिजल्ट देना स्टार्ट करेंगे। नो डाउट रेमेडीज कहीं ना कहीं प्लैनेट से लिंक्ड होती हैं, उनका साइंटिफिकली बेस होता है, बट सिर्फ अगर मैं ये कहूँ कि बीइंग अ पोटैटो काउच, आप सिर्फ रेमेडीज करते जाएं, आप सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकली कुछ ना कुछ एक्शन लेते जाएं, कुछ नहीं होने वाला। यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ एक्शन, यू हैव टू परफॉर्म सम कर्मास, तभी आपको वो एस्ट्रोलॉजी हेल्प कर सकती है, अदरवाइज नथिंग कैन हैपन ओनली विद द एस्ट्रोलॉजी। हाँ, यही मैं बोलने वाली थी कि ऑल्सो समटाइम्स वो माइंडसेट जो हम बोलते हैं, वो माइंडसेट चेंज होती है, एंड इट्स अ पॉजिटिव माइंडसेट, इट्स गुड थिंग कि आप एस्ट्रोलॉजी भी करो, उसकी जो रेमेडीज है वो भी करो, वो भी आप एक्शन देख रहे हो और खुद काम कर रहे हो, तो वो सब, या कर्म कर रहे हो, तो वो सब फिट्स इन, इट्स लाइक अ पजल। राइट। राइट, सो अगर हम, जब हम रेमेडीज की बात करें, पैसे की स्टेबिलिटी के लिए कैसे काम करते हैं ये रेमेडीज लाल किताब के? तो देखिए, पैसे की सबसे पहले अगर आप कोई भी रेमेडी कर रहे हैं तो आपको, जैसे कि आप अगर मेडिसिन खानी है तो हम कुछ सिम्टम्स देखते हैं। मुझे फीवर है तो उस फीवर का अगर 1-2 दिन से है तो आई विल गो फॉर सम काइंड ऑफ पैरासिटामोल, सम काइंड ऑफ पेन किलर। बट अगर वो फीवर 1 वीक से है तो आई विल गो फॉर एनी ब्लड टेस्ट, फिर मैं कोई डॉक्टर की हेल्प लूंगा। सो दैट्स कि अगर वो प्रॉब्लम छोटी है और काइंड ऑफ कुछ अभी आपको आई है, बहुत उसका ऑकरेंस जो है लंबी नहीं है, तो यू कैन गो फॉर इजी रेमेडीज। लाइक अगर आप पैसे से रिलेटेड हैं तो अगर मैं डेज की, प्लैनेट की बात करूं तो जुपिटर रूल्स मनी। जुपिटर जो है वो रूल्स मनी करता है, वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। एंड अगर वो पैसे का आप अर्न ही नहीं कर पा रहे हैं तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आपका प्रोफेशन लाइफ जो डिस्टर्ब है, इट मीन्स आपका जो सैटर्न है या राहु है वो कहीं ना कहीं मैलेफिक है, या फिर पैसे आप कमा रहे हैं उसे रिटेन नहीं कर पा रहे, या फिर आप किसी ना किसी तरीके से उसे लूज कर रहे हैं। आपने किसी को उधार दे दिया, लोन दे दिया, आपने उसे शेयर मार्केट में लूज कर दिया, या फिर आपका लाइफ स्टाइल इतना लग्जूरियस है कि आपके एक्सपेंसेस इनकम से ज्यादा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपका वीनस अपसेट है। तो आपको पहले तो वो कोज देखना पड़ेगा कि वो पैसा आ ही नहीं रहा, रिटेन नहीं हो रहा, या फिर वो कहीं ऐसे तैसे किसी ना किसी तरह से खर्च हो रहा है। फिर आपको, जब आप प्लैनेट को आइडेंटिफाई कर चुके हो, फॉर एग्जाम्पल इफ इट्स राहु, राहु की वजह से क्या होता है, यू टेक क्विक एक्शंस, यू गो फॉर स्पेकुलेशन एक्टिविटीज। अगर इसकी वजह से पैसे का नुकसान हो रहा है, या फिर आपने किसी को पैसा उधार दिया, आप उससे मांग ही नहीं पा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो दे रहा है या नहीं दे रहा, आप उससे मांग ही नहीं पा रहे हैं, हेजिटेट कर रहे हैं, इट मीन्स आपका राहु जो है अपसेट है। देन यू गो फॉर रेमेडीज। राहु की रेमेडीज लाल किताब की बात करूं तो उसमें क्या है, लेड एक मेटल होता है जिसको हिंदी में कांसा बोलते हैं। उस लेड को अकॉर्डिंग टू योर इंटेंसिटी ऑफ दैट प्लैनेट उसका वेट लिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल 4 kg, एंड उसकी शेप होती है तो उसको स्क्वायर शेप में लिया जाता है, चौकोर शेप में लिया जाता है, क्योंकि वो राहु को कंट्रोल करता है। उसको आपको वाटर के अंदर, वाटर मीन्स किसी रिवर के अंदर जो फ्लोइंग वाटर है, स्टोर नहीं, लेक नहीं, फ्लोइंग वाटर है, उसके अंदर आपको उसे छोड़ना होता है, प्रवाह करना होता है।
सो दिस इज अ काइंड ऑफ रेमेडी। एंड इफ यू कैन नॉट परफॉर्म दिस, तो बहुत ही एक लो कैटेगरी ऑफ रेमेडीज है। जितने भी स्वीपर्स होते हैं, चाहे वो आपके घर में हो, चाहे वो आपकी सोसाइटी में हो, उन स्वीपर्स को आपको कुछ ना कुछ डोनेट करना है। इट कैन बी एनी मनी, इट कैन बी एनी गिफ्ट, क्योंकि जो स्वीपर कम्युनिटी होती है दैट ऑल्सो रिप्रेजेंट राहु। तो उसको अगर आप प्लीज करेंगे, उसको अगर आप खुश करेंगे, तो आपका राहु जो है सही हो जाएगा। सो दिस इज अनदर रेमेडी ऑफ राहु। एंड सेम अगर आपको सैटर्न की रेमेडी करना है, मीन्स आप स्ट्रगल कर रहे हैं, यू आर वेरी लेबोरियस, बट आपको उस लेबर जो आप हार्डवर्क कर रहे हैं उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपका सैटर्न जो है वो वीक है। देन आप जो पर्सन चूज करेंगे डोनेट करने के लिए, वो स्वीपर की जगह कंस्ट्रक्शन वर्क से रिलेटेड लेबर होगी, या वो ब्लाइंड पर्सन होंगे, अंधे लोग होंगे। ये दोनों लोग सैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से आपको पहले प्लैनेट चूज करके उस प्लैनेट से रिलेटेड पर्सन, उस प्लैनेट से रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्ट, उस प्लैनेट से रिलेटेड कोई भी नेचर, जैसे मैंने आपको राहु के लिए कहा रिवर के अंदर देना, सैटर्न के लिए क्या है, अगर आप उस पर्सन को नहीं सर्च कर पा रहे, ब्लाइंड या जो भी कंस्ट्रक्शन लेबर है, आपको बैनियन ट्री, जो पीपल का पेड़ होता है, उस पीपल के पेड़ पे आपको वाटर उसकी रूट्स में डालना है। डालने का तरीका होता है, लोग उसके तने पे डाल देते हैं, बट आपको उसकी रूट्स में डालना है। एंड उसके अंदर जो ब्लैक तिल होते हैं, आई डोंट नो इंग्लिश में क्या कहते हैं उन्हें, उन काले तिल को उस पानी के अंदर डाल के, सैटरडे इज अ वेरी गुड डे, एंड जो अमावस्या होती है, अमावस्या पे आप उसे जो है इन 2 दिन पे, सैटरडे एंड अमावस्या पे, उस पीपल के पेड़ को पानी दे सकते हैं, वो तिल वाला। सो जब भी हम किसी भी प्लैनेट को प्लीज करते हैं, उसे खुश करते हैं, तो हम किसी ना किसी नेचर के पार्ट को चूज करते हैं, हम उस नेचर के पार्ट को सर्व करते हैं, या फिर हम अपने किसी रिलेटिव को सर्व करते हैं, रिलेशंस को सर्व करते हैं। क्योंकि हर एक प्लैनेट किसी रिलेशन को, किसी नेचुरल चीज को, बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। इसका पर्पस सिर्फ सिंपल सा था, जो हमारे एंसेस्टर्स है, दे वर वेरी क्लेवर। वो जानते थे कि जो आगे वाली जनरेशन है बहुत आलसी होने वाली है, तो वो हमें नेचर से कनेक्ट करके रखना चाहते थे। वो हमें फैमिली के साथ, जो हमारा एक न्यूक्लियर फैमिली का, एक अकेले रहने का कल्चर आ गया है, तो इसीलिए हर एक प्लैनेट से उन्होंने चीज़ों को जोड़ा है, हर एक रिलेशन से जोड़ा है। तो हमें उन चीज़ों को सर्व करना है, तो वो हमारा प्लैनेट सही होता है, एंड दे हैव इम्पैक्ट, इनका इम्पैक्ट आता है, क्योंकि ये सारी रेमेडीज हमारी थॉट्स को चैनलाइज करती हैं, हमारे माइंड में पिक्चर्स क्रिएट करती हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं आपकी बात सच है। हमारे एंसेस्टर्स शायद नहीं, शायद ये ऋषि मुनि जो हम बोलते हैं, वो लोगों तो पक्का पता होगा, क्योंकि जिस तरीके से वो रेमेडीज आए हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आजकल ये रेमेडीज एक्चुअली बहुत ज़रूरत है टू कनेक्ट विद नेचर, क्योंकि हम इतना बिजी लाइफस्टाइल रहते हैं, काम पे होते हैं, जो भी करते हैं, कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता है नेचर से कनेक्ट। इसीलिए उस तरीके से बनाया गया चीज़ों को। हाँ, जब हम पैसे की बात करें और स्टेबिलिटी की बात करें, आई शुड टेल यू कि ये जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर गए, या फिर भी बहुत चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हो गए, तो लोग पैसे के बारे में बहुत स्ट्रगल करें। इसलिए मैंने ये सवाल पूछा, क्योंकि स्ट्रगल तो बहुत है, इंडिया में है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, और हर जगह पे मैं सुन रही हूँ कि फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत है। देखिए, स्ट्रेस तो अगर मैं ग्लोबल पावर की बात करूं, तो जैसे कि यूएस हो गए, चाइना हो गया, बहुत सारी ऐसी इकोनॉमीज हैं जिनके पास इस चीज़ को कंट्रोल करने की पावर है। अब कभी भी वॉर होती है तो हमने देखा है कि जो भी प्रीशियस मेटल होता है, गोल्ड वगैरह, वो शूट अप हो गए, एंड उसके कंपैरेटिवली जो एक पर कैपिटा इनकम कह लीजिए, या कोई मनी जोन की बात कर लीजिए, वो डाउन हो जाता है। अब ये जो चीज़ है, यहाँ पर जब आप इस तरीके से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं करते, हम यहाँ पर देश की हॉरोस्कोप की, एक कंट्री की हॉरोस्कोप की बात करते हैं। इट्स अ वेरी वाइडर कंसेप्ट। तो इसको बोलते हैं मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। ये एक पर्सनल एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं आती, यहाँ पर एक इकोनॉमी की बात आती है। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी मीन्स जब हम किसी भी जियोग्राफिकल इवेंट्स को, पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में प्रिडिक्शन करते हैं, वहां पर क्या है, इंडिविजुअली हॉरोस्कोप को कैलकुलेशन नहीं ली जाती। जब आप किसी कंट्री की बात कर रहे हैं, तो वहां पर आप सिर्फ और सिर्फ कंट्री के इनपुट्स को लेके उस कंट्री के बारे में प्रिडिक्ट करेंगे, तो फिर वो पर्सन्स की कोई अहमियत नहीं रह जाती जो उस कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उस तरीके से प्रिडिक्ट होती हैं कि भाई फॉर एग्जांपल सो एंड सो कंट्री के अंदर कोई
कोरोना का इम्पैक्ट आ जाएगा, कोई अर्थक्वेक आ जाएगा, या कोई भी नेचुरल क्लाइमेट ऐसा आ जाएगा जहाँ से वहाँ की पॉपुलेशन डिस्टर्ब हो जाएगी। तो वहाँ की पर्टिकुलर एरिया पे वो बात करी जाएगी उसके हिसाब से। अब अगर आप इसे वहाँ पे रहने वाले लोगों से जोड़ते हैं, तो ऑब्वियसली आप देखेंगे कि कई बार इतना बड़ा अर्थक्वेक आता है, और ये बोला जाता है कि भई मल्टी स्टोरे, 24 स्टोरे, 27 स्टोरे बिल्डिंग थी, उसमें सिर्फ 1 बच्चा बच गया। उसमें सिर्फ 3 फैमिली बच गईं, जबकि वहाँ पे रहने वाले 100 लोग जो थे उसके अंदर दब के मर गए। इट मीन्स कि उस बच्चे की एस्ट्रोलॉजिकल सिचुएशन इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, वो प्रॉपर पूरी, उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट उस पे नहीं आया। तो ये तो सिमिलर होगा ना, जब प्लेन क्रैश होता है, सिर्फ एक ही बंदा या बंदी बचता है, तो दैट मीन्स कि उसकी मतलब ये है कि जो ट्रेन के अंदर 100% है, यानी कि जो 1 to 3% जो एक उसका सेविंग रेशियो है, इट मीन्स कि उसकी कुंडली बाकी लोगों से 96 to 97% स्ट्रॉन्ग है। वो नॉर्मल हॉरोस्कोप नहीं है फिर वो। तो इसीलिए जो अब आप जब किसी एक मास डाटा के ऊपर वर्क करते हैं, तो एक इंडिपेंडेंट हॉरोस्कोप को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि हम मानते हैं कि वो एवरेज हॉरोस्कोप है और उसका उस पे इम्पैक्ट वही आएगा जो वहां पर रहने वाले सारे लोगों के ऊपर आएगा। ओके। अब बिजनेस की बात करते हैं। बिजनेस और पैसा दोनों लिंक्ड ही है, तो बिजनेस में लक बढ़ाने के लिए लाल किताब क्या सजेस्ट करती है? सबसे पहले तो देखिए, लाल किताब में बहुत बार ये बोला गया है कि अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, देन इट मीन्स आपका सैटर्न वीक हो जाता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ सैटर्न्स पोजीशन इन योर हॉरोस्कोप। सैटर्न कहीं पर भी है, बट अगर आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपका सैटर्न वीक हो जाएगा या मेलेफिक हो जाएगा। एंड सैटर्न को रेस्पॉन्सिबल माना जाता है कि आप किसी भी बिजनेस में हैं, उसका रिजल्ट, उसका आउटपुट, आपके एफर्ट्स टू रिवॉर्ड रेशो कितनी अच्छी होगी, वो सैटर्न के पास में उसका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कि सैटर्न अच्छा होगा, इट मीन्स आपको रिवॉर्ड रेशो अच्छी होगी। सैटर्न वीक होगा तो आपका रिवॉर्ड रेशो वीक होगा, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो नंबर वन, इफ यू आर इनटू बिजनेस, देन यू मे स्टॉप अल्कोहल कंज्यूमिंग। बट मैं इसके बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि अगर कोई यूएस में रहना है, वहाँ पर तो कल्चर ही है ना शाम को, रात को डिनर के साथ वाइन लेने का। तो मैं अगर उस पर्सन को बोलूँगा कि भाई आपको अल्कोहल स्टॉप करना है, तो वो मुझे स्टूपिड कहेगा। तो ये जो चीज़ें हैं इम्पैक्ट करती हैं अगेन, कि आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, सामने वाला पर्सन किस कम्युनिटी से, किस रिलीजियस से बिलोंग करता है, किस रिलीजन से बिलोंग करता है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं रेमेडी दे सकता हूँ। अगर इंडियन होगा तो ऑब्वियसली आई विल आस्क हिम टू स्टॉप अल्कोहल, आई विल आस्क हिम टू स्टॉप नॉन वेज इफ ही इज ब्राह्मण, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी भी इसी तरीके से डेवलप की गई है, डिपेंडिंग अपॉन यूर जो आपकी कम्युनिटी है उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर कॉम्बिनेशंस बताए गए हैं, अगर आप डिटेल में जाते हैं तो। अब अगर फिर मैं देखूंगा उसका राहु, क्योंकि राहु आपको एक जो बहुत बड़े विंडफॉल गेन होते हैं ना, हर किसी की लाइफ में 1 से 2 साल ऐसे आते हैं जब वो थ्रू आउट द लाइफ का अर्न करता है। बिजनेस तो वो 30 साल 35 साल कर रहा है, बट उस 35 साल में 3 या 4 साल ही ऐसे होते हैं जब वो होता है ना, ये तो मेरे जैकपॉट ईयर्स है, ये तो मैंने इतना कमाया जो मैं 30 साल में नहीं कमा सका। तो वो 3 साल या 4 साल वो राहु देता है। तो आइडेंटिफाई करना होता है कि आपका राहु का जो फेस है वो कब आ रहा है। तो जब भी वो फेस आता है, सबसे पहले आपको यहाँ से क्लियर होना है, क्योंकि राहु आपका इम्पैक्ट यहाँ माइंड पे करेगा। राहु आपको क्विक बनाएगा, राहु आपको स्पॉन्टेनियस डिसीजन मेकर बनाएगा, राहु आपको मल्टीटास्किंग बनाएगा, राहु आपको ऐसा इंडल्ज करेगा कि आपको अब ये करना है, वेरी नेक्स्ट मोमेंट ये करना है, देन ये काम चल ही रहा है, मैं दूसरे में भी हाथ डाल लूँ, यहाँ भी मैं वेंचर कर लूँ, यहाँ भी मैं पार्टनरशिप कर लूँ। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राहु। तो जब भी राहु का फेस आता है, डेफिनेटली राहु आपको अच्छे रिजल्ट देगा, बहुत बड़े रिजल्ट देगा, बट यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद योर माइंड, विद योर थॉट्स। अगर आप यहाँ से क्लियर होंगे तो आप उन थॉट्स को अच्छी जगह इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई कर राहु। अब राहु की पोजीशन क्या है, राहु 4th हाउस में अच्छा है। राहु 4th हाउस में आते ही वो कंट्रोल हो जाता है। अगर किसी का राहु 4th हाउस में, इट मीन्स ही हैज वेरी गुड लक। जो आपने कहा ना कि उसका लक है, तो इट मीन्स ही हैज वेरी इनबिल्ट गुड लक, उसको उसे मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। यही अगर राहु मार्स के साथ आके बैठ गया तो ये बहुत ज्यादा बैड लक हो गया, ये बहुत ज्यादा गलत हो गया, क्योंकि फिर उसका कभी वो कंट्रोल में आ ही नहीं सकता पर्सन। तो ये देखा जाएगा। राहु 10th हाउस में हो गया तो इट मीन्स वी जस्ट टेक अ कैलकुलेशन कि ही हैज मल्टीपल कंपनीज, ही हैज मल्टीपल बिजनेस, ही हैज मल्टीपल वेंचर्स, या वो मल्टीपल जगह जाके ट्रैवलिंग में रह के काम कर रहा है।
तो हम ऐसे पर्सन को कहते हैं कि थोड़ा सा डिसीजंस को डिले कीजिए, चीज़ों को डिस्कस कीजिए, वेदर विद योर पार्टनर, पेरेंट्स, सिबलिंग, जिसको भी आप अच्छा मानते हैं, क्योंकि ऐसा पर्सन हमेशा अगर किसी भी तरीके से डिफीट होएगा तो वो अपने डिसीजन से होगा, क्योंकि वो डिसीजन जल्दबाजी में लेगा, क्योंकि 10th हाउस इज एसोसिएटेड विद योर कर्मास, विद योर बिजनेस प्रोफेशन, एंड राहु इज दैट स्पीड दैट ही इज टेकिंग योर माइंड टू गेन समथिंग वेरी ह्यूज वेरी सून। तो इसीलिए उस पर्सन को बोला जाता है थोड़ा सा कंट्रोल्ड वे में चलिए। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। अब करियर में मैंने बहुत बार सुना है, बिजनेस तो ठीक है, आप जो बोल रहे हैं ये बात सच है, लेकिन करियर एडवांसमेंट मैंने बहुत बार सुना है कि लोग इतना अच्छा इंटरव्यूज में परफॉर्म करते हैं लेकिन जॉब ही नहीं मिल पाती है। तो ये क्यों होता है पहले तो, और लाल किताब की रेमेडीज क्या सजेस्ट करती है ऐसी सिचुएशन में? क्योंकि फिर इसमें क्या होता है कि somebody will get demotivate हो जाता है कि अब मुझे इंटरव्यू ही नहीं करना है, नहीं मिल रहा है जॉब, तो इसका क्या सिचुएशन होगा कि लोग इतना अच्छा परफॉर्म करें लेकिन जॉब ही नहीं मिल रही है? बहुत सारी चीज़ें आपने सही कहा है। समटाइम मैंने ये भी देखा है कि पर्सन की एजुकेशन कुछ और होती है, मेडिकल साइंस से है, बट वो एक इंटरेस्टेड हो जाता है रियल एस्टेट बिजनेस में, वो अपनी एजुकेशन से अर्न ही नहीं कर पाता, या जो भी उसने स्किल डेवलप किया उससे अर्न ना करके वो दूसरी जगह डाइवर्ट होता है। मल्टीपल इंटरव्यूज दे दिए, फिर समटाइम माइंड में आता है कि भाई हम इंडिया में हैं बट मुझे सेटल यूएस में होना है, सेटल यूके में होना है, सेटल ऑस्ट्रेलिया में होना है। ये बहुत ज़्यादा एक माइंड के अंदर इल्यूजन या माइंड के अंदर एक डिज़ायर होती है, जो पर्सन को ग्रोथ मिल रही होती है बट वो ग्रोथ उसे सीन ही नहीं कर पाता, देख ही नहीं पाता, क्योंकि वो ग्रोथ जो डिज़ायर है उसकी, उसके आगे बहुत छोटी लगती है। अब होता क्या है, जितनी भी आपको माइंड में डिजायर्स आती हैं या थॉट्स आती हैं, दे आर कमिंग जस्ट बिकॉज ऑफ योर प्लानिटरी इफेक्ट। एट अ प्रेजेंट किसी ना किसी 2 से 3 प्लैनेट की दशा चल रही होती है, यानी उसका टाइम चल रहा होता है, वो उसे इन्फ्लुएंस करता है अपनी कैरेक्टर्स। जैसे मान लीजिए उसका वीनस का फेस चल रहा है, दैट गोज फॉर 20 ईयर्स। अब उस वीनस के फेस के अंदर वीनस उसे अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड लग्जूरियस लाइफ स्टैंडर्ड, टुवर्ड हाई डिजायर्स, मेटलिस्टिक रिलीफ, मेटलिस्टिक थिंग्स, फॉरेन सेटलमेंट, ये सारा वीनस देगा। अब मान लीजिए वो अपनी जगह पे रह के एक रेप्यूटेटेड कंपनी में, रेप्यूटेटेड एक प्रोफाइल पे अच्छी हैंडसम 6 फिगर 7 फिगर सैलरी भी अर्न कर रहा है, बट वो उसे ग्रोथ नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि उसका फेस कुछ और चल रहा है। अब इसमें रेमेडी पार्ट ये आता है कि अगर उस पर्सन को ये आइडेंटिफाई हो गया है कि जो है वो सही है, तो उस पर्सन को उस प्लैनेट को कंट्रोल करना चाहिए जो उसे दूसरी जगह पे अट्रैक्ट कर रहा है। एंड अगर पर्सन को ये लगता है कि जो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है वही सही है, और मैंने किसी सीनियर से, पेरेंट्स से, फैमिली से, किसी एस्ट्रोलॉजर से इस चीज़ को अप्रूव भी करा लिया है, तो उसे उस चीज़ को एक्टिवेट करने के लिए उसका रेमेडी करना चाहिए। राल किताब के अंदर जो रेमेडीज होती हैं, एक पर्टिकुलर प्लैनेट को सुलाने के लिए भी होती है, यानी उसे डीएक्टिवेट करने के लिए भी होती है, उसे एक्टिव करने के लिए भी होती है। अब अगर आप उसे एक्टिव करना चाहते हैं तो आपको एक डिफरेंट रेमेडी करना है। वो आपको चीज़ परेशान कर रही है, उसे आपको डीएक्टिवेट करना है, तो फिर आपको उसके लिए दूसरी रेमेडी करना पड़ेगा। तो इट डिपेंड्स कि आप उस पर्टिकुलर प्लैनेट को क्या करवाना चाह रहे हैं, उससे उसको एक्टिव करवाना चाह रहे हैं या उसे डीएक्टिवेट करना है, जिसको हम बोलते हैं लाल किताब के अंदर सोया हुआ ग्रह, यानी उसे डीएक्टिवेट कर दो, उसे स्लीपिंग पोजीशन में रहने दो। तो अगर कोई ग्रह आपका ऑलरेडी सोया हुआ है तो उसे जगा दो, उसे एक्टिव कर दो। सो उसके अकॉर्डिंग लाल किताब जो है वर्क करती है। सो यू हैव टू पर्सनलाइज दिस प्लैनेटरी पोजीशन अकॉर्डिंग टू योर डिजायर्स, अकॉर्डिंग टू योर विल, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम प्लैनेट्स। अगर हम प्लैनेट्स को हम बोल रहे हैं कि अभी के लिए डीएक्टिवेट कर रहे हैं, तो आरंट वी इम्पैक्टिंग अदर एरियाज ऑफ लाइफ? जैसे कि लोग आपके पास आएंगे और बोलेंगे रजत जी मुझे तो बहुत पैसे कमाने हैं, मुझे मिलियनेयर बनना है, क्योंकि इसकी वजह से मैं बहुत खुश रहूँगा या रहूँगी। तो आप देखते हो और बताते हो कि इसको डीएक्टिवेट करना होगा, लेकिन ये डीएक्टिवेट करके इसकी इम्पैक्ट नहीं होता है। जैसे कि आपने प्लैनेट ही डीएक्टिवेट कर दिया, मेरी सोच तो ऐसी ही जाएगी ना कि जो एरिया आप डीएक्टिवेट कर रहे हो उसको तो इम्पैक्ट ही होगा ना।
एकदम सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि एक प्लैनेट मल्टीपल चीज़ को बताता है। अब अगर मैंने उसका एक मनी ज़ोन को सैचुरेटेड कर दिया, उसको मिनिमाइज़ कर दिया, तो इट मीन्स मैं एंटायर मैटेरियलिस्टिक जो उसकी एक डिज़ायर्स हैं, उसको कंट्रोल कर रहा हूँ। नॉट ओनली मनी, इट कैन बी रिलेशंस, इट कैन बी एनी डिज़ायर्स रिलेटिंग टू कार, बड़ा घर, वो सब मिनिमाइज़ कर रहा हूँ। और ये मिनिमाइज़ करने से क्या कर रहा हूँ, मैं उसकी लाइफ़ को एक तरह से उसकी लाइफ में से गोल्स को एलिमिनेट कर रहा हूँ, हायर गोल्स को एलिमिनेट कर रहा हूँ। अब वो क्या हो जाएगा, वो संतुष्ट हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। एंड इफ समवन इज सेटिस्फाइड, तो वो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए एफर्ट्स नहीं करेगा। अगर मेरे पास आज की डेट में बैंक बैलेंस मेरा 100 करोड़ है, आज से 1 महीने पहले मेरी 1000 करोड़ तक पहुंचने की डिजायर्स थी, अब मैंने उस डिजायर्स को सेचुरेट कर लिया है, तो मैं 100 करोड़ पे स्टेबल हो जाऊंगा। मैं अपनी लाइफ को मान लूंगा कि मैंने अचीव कर लिया जो मुझे लाइफ में चाहिए था। मैं उस 1000 करोड़ के लिए जो एफर्ट्स डाल रहा था, वो एफर्ट्स मैं करना बंद कर दूंगा, क्योंकि मैंने उस प्लेनेट को स्टॉप कर दिया। तो देखिए, अब सेम चीज़ है, अगर आप कोई मेडिसिन लेंगे तो उसका कोई साइड इफेक्ट तो होगा ही होगा, उसकी कोई रिएक्शन तो होगी ही होगी। इसी तरह रेमेडीज है, दो ही चीज़ हैं, या तो आप उस प्रॉब्लम को फेस कर लीजिए, जिसको कहते हैं अपने दोषास को आप अपने कर्मा से काट लीजिए। और एस्ट्रोलॉजी में ये भी कहा गया है कि अगर आप किसी भी दोष को रेमेडीज से सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको नेक्स्ट बर्थ में उस दोष को दोबारा से फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसे उसका पेन तो सफ़र ही नहीं किया ना। दोष का मतलब ही यही था कि कुंडली जो होती है वो शरीर की नहीं बनी जाती। एस्ट्रोलॉजी में बोला गया है वो आत्मा की बनी जाती है। बॉडी टू बॉडी जब ट्रैवल करती है, तो उस चीज़ की कुंडली होती है। दैट इज़ व्हाई जब आप कोई भी हॉरोस्कोप देखेंगे, उसमें एक पार्ट होता है विंशोत्तरी दशा। अगर मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा जन्म 0 से एज स्टार्ट हुई है, तो वो दशा भी तो हमेशा स्टार्टिंग फेज से स्टार्ट होनी चाहिए। बट आप हमेशा ऑल ओवर वर्ल्ड किसी की भी हॉरोस्कोप देख लीजिए, वो कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होती, वो ऐसे स्टार्ट होती है कि कहीं न कहीं डिसकंटिन्यू रह गई थी और वहीं से रिज़्यूम हुई है। इट मीन्स कि एस्ट्रोलॉजी भी ये बिलीव करती है कि जो हमारे प्रीवियस बर्थ कर्मास थे, वही आगे आपको रिजल्ट दे रहे हैं, नथिंग एल्स। एंड दैट इज वाई कई लोग बोलते हैं कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसका फ्यूचर डिसाइड करना कुंडली के बेस पे गलत है, क्योंकि अभी तो उसने कोई कर्मास ही नहीं गए। और दूसरी साइड भागवत गीता कहती है जब आप कर्मा करोगे, एक्शंस करोगे, तभी तो आपको फल मिलेगा। दोनों चीजें सेम ही हैं, क्योंकि कुंडली आपके प्रीवियस कर्मास पे बनी है, वो भी अपना वही लेसन दोहराती है जो भागवत गीता में बोला गया है। दिट्स ऑल, दिस इज जस्ट अ सर्कल, जो आपको तभी उस सर्कल से निकल पाएंगे, उस बर्थ साइकिल से तभी आप निकल पाएंगे, जो जितने भी आपको पेन सफर कर लें, किसी रेमेडीज या किसी भी सब्स्टिट्यूट में ना जाएं, उसको सफर कर लेंगे तो आप ये बर्थ साइकिल से निकल जाएंगे। ओके, ओके। अब समझ में आया कि हमारी कुंडली क्यों, कहाँ से शुरू होती है। दैट इज़ इम्पोर्टेंट। ये मुझे समझ नहीं थी, तो आई लर्न समथिंग न्यू, सो थैंक यू सो मच। अब हम बात करें मांगलिक दोष की। क्या मांगलिक दोष के बारे में लाल किताब कुछ बताता है? क्योंकि लॉट ऑफ टाइम्स मैं सुनती हूँ कि मांगलिक दोष हो तो आप पेड़ से शादी कर लो पहले, पति मर जाएगा, आई डोंट नो, बहुत कुछ निकलता है, बहुत कुछ मुझे लग रहा है कि लोगों को डराता है। देखिए, अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूँ तो बिजनेस ही डर का है। अगर सामने वाला डरा हुआ होगा, तो ये कि एस्ट्रोलॉजर्स को कोई अच्छी हैंडसम अमाउंट मिल पाएगी। एंड या अगर सामने वाला डरा नहीं भी होता, तो एस्ट्रोलॉजर्स के पास, हमारे पास इनफैक्ट बहुत अच्छे टूल्स होते हैं। शनि, राहु, केतु, किसी के भी 3 ग्रह बिगाड़ दीजिए, वो आपका फ़ैन हो जाएगा कि भैया ठीक है, आप इनको सही कर दो। एंड जहाँ तक बात रही, आपने मांगलिक दोष कहा, काल सर्प दोष है, शनि की साढ़े साती है। ये 3 दोष ऐसे हैं जो हर एस्ट्रोलॉजर किसी ना किसी कुंडली में कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेगा। 70% ऑफ दी हॉरोस्कोप्स आर मांगलिक, अगर मैं कुंडली मिलान की बात करूं तो और 30 to 40% हॉरोस्कोप्स के अंदर कहीं ना कहीं आपको आंशिक या पूर्ण तौर पे मांगलिक दोष देखने को मिल जाए, और सॉरी, कालसर्प या शनि की साढ़े साती मिल जाएगी। एंड शनि की साढ़े साती तो एक ऐसा एस्पेक्ट है जो कोई भी पर्सन छोड़ ही नहीं सकता। उसकी लाइफ में 2 बार तो एटलीस्ट शनि की साढ़े साती आएगी ही आएगी। तो इट मीन्स इस तो प्री डिसाइडेड है ना कि भाई आपको एक चीज का स्ट्रगल फेस करना ही करना है, तो क्यों चिंता करनी है। एंड कमिंग बैक टू मांगलिक दोष,
मांगलिक दोष, अगर मैं उसको साइंटिफिकली मेडिकली ब्रीफ करूं आपको, मांगलिक दोष को ये बोला गया है, पहली बात तो मांगलिक दोष का किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल शास्त्र में बहुत ज्यादा जिक्र नहीं है, जो संस्कृत की बुक्स हैं। ये बनाया गया है, क्रिएट किया गया है पंडितों, ब्राह्मण, एस्ट्रोलॉजर्स द्वारा। मैंने कहा ना आपको कि ट्रांसलेशन जब करते हैं, जैसा हमारा थॉट प्रोसेस होता है, हम उस चीज को ट्रांसलेशन में इंक्लूड कर देते हैं। तो पुराने जो एंसेस्टर एस्ट्रोलॉजर्स से, उन्होंने कुछ ना कुछ देखा होगा, पाया होगा, इसको इंक्लूड कर दिया होगा। क्योंकि जो भौम दोष है, मंगल दोष यानी कि मांगलिक दोष, वो आपके अंदर अग्रेशन को क्रिएट करता है। आपके अंदर जो वात, पित्त, कफ होता है, उसमें से पित्त की कैरेक्टरिस्टिक्स को बढ़ाता है। इससे बॉडी में अग्रेशन आता है। वो अग्रेशन आपके गुस्से में भी आ सकता है एंड आपकी सेक्सुअल डिजायर्स में भी आता है। इसीलिए बोला जाता था कि इसका विवाह 28 या 28 साल की उम्र के बाद कराइए। क्या 28 साल की उम्र के बाद वो मंगल दोष खत्म हो जाएगा, मंगल सही हो जाएगा? नहीं। 28 साल की उम्र पे उसको मैच्योरिटी लेवल आ जाएगा एंड वो सेक्सुअल एजुकेशन जो पहले मिस होती थी, उसको कॉमन सेंस के तरीके से समझ लेगा। पहले की शादी की एज 23 से 24 साल होती थी, जब पर्सन इतना मैच्योर नहीं होता था। फीमेल्स की एज 17 टू 18 ईयर्स होती थी। दोनों इमेच्योर होते थे, जिसकी वजह से उन्हें मेडिकल डिजीज या मेडिकल प्रॉब्लम्स हो जाती थी, जिसका पहले बहुत ज्यादा इतना ओपन डिस्कशन नहीं होता था। इसीलिए मंगल जिसका स्ट्रांग होता था, उसे बोला जाता था इसकी शादी डिले कर दो, या फिर इसकी मांगलिक से ही शादी कराओ, क्योंकि उसका भी कंपेटेबिलिटी स्ट्रांग मंगल होगा। सो दिस इज द बेसिक रीजन। क्योंकि वो आयुर्वेद को समझते थे पहले के लोग, बेसिक कल्चर में होता था, तो इसको इम्प्लीमेंट करते थे। एंड जो आपने बात करी कि इसका दोष काटना, क्योंकि इसका दोष क्या होता था, शादी टूट जाती थी, फिर रीमैरिज होती थी। एंड इसीलिए पर्सन बिलीव करते थे कि भाई 2 शादियां तो होनी है, तो आप एक काम करो, इसका घट विवाह करा दो। घट विवाह में किसी घड़े के साथ में कन्या का विवाह, किसी पेड़ के साथ में उसका विवाह करा दिया जाता था। तो ये मेंटली एक बिलीव किया जाता था कि भाई इसकी ऑलरेडी एक मैरिज हो गई है जो टूट गई है, अब इसकी एक ह्यूमन बीइंग के साथ शादी करा दी गई है, तो वो इफेक्ट नलीफाई हो गया है। So this is the basic mentology, basic common sense behind these remedies. और क्या अगर हम ऐसे करते हैं जैसे कि शादी किसी पेड़ से कर दी या कुछ एनिमल से कर दिया, आई डोंट नो, मैंने तो बहुत सुना है, तो और शादी तोड़ दी, तो क्या डज दैट मीन कि वो जो योग था कट हो गया? कट हो गया, बिल्कुल हो गया, बिल्कुल वो योग कट हो गया। क्योंकि देखिए, मैंने आपको दोबारा कहा, जितनी भी ये रेमेडीज हैं कि यहाँ इम्पैक्ट करती हैं। अगर मैंने वो विवाह नहीं किया होता, तो मेरे माइंड में एक जो इमेज बिठा दी गई है कि मेरा पहला विवाह टूटना है, तो वो टूटता ही टूटा। क्योंकि मैं उसको यूनिवर्स से अट्रैक्ट कर रहा हूँ ना, उस चीज़ को मैं उस चीज़ की बार बार डिमांड कर रहा हूँ। तो जो भी रेमेडीज हैं वो आपको साइकोलॉजिकली फिट के लिए बनाई जाती थी। जैसे ही उसका विवाह उस घट से गया, वो उससे थॉट एलिमिनेट हो जाएगा। अब वो विवाह टूटना हो या ना टूटना हो, उसके बारे में सोचेगा नहीं, फ्री रहेगा। अगर वो फ्री रहेगा, बोला जाता है ना कि चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु की फर्क है, एक मात्रा का फर्क है, तो वो उसकी चिंता करेगा ही नहीं, वो उसके बारे में सोचेगा ही नहीं। तो ये सिर्फ यहाँ माइंड पे, थॉट प्रोसेस पे काम करती हैं रेमेडीज आपकी। सिंपल सी चीज़ है अमन जी, मैं आपको बताऊं, अगर मान लीजिए मैं आपको एक पीस ऑफ पेपर दे दूं, तो आप उसे इजीली फाड़ देंगे, आपको कोई पेन नहीं होगा। बट वही पीस ऑफ पेपर अगर मेरे लिए मेरे पिताजी की तस्वीर होगी, मैं उसे फाड़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि अब वो पीस ऑफ पेपर नहीं है, वो मेरे माइंड में एक ह्यूमन बीइंग है जिसकी मैं डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ। तो रेमेडीज इसी तरीके से आपको इफेक्ट करती हैं। अब मैंने एक दो बार पॉडकास्ट किया है जहाँ पे हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में बात कर रहे थे। अब लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो है यूपीएससी बोलते हैं, नीट या जो भी है, लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स बहुत चाहिए। और जब भी मैं कोई भी पॉडकास्ट करती हूँ तो वहाँ पे एक क्वेश्चन गवर्नमेंट जॉब्स का आता ही है कि ये मेरी कुंडली में यहाँ पे है और मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो होगा या नहीं होगा। और मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, लेकिन पढ़ाई में सक्सेस या कंसंट्रेशन इश्यूज के लिए हम कौन सी रेमेडीज कर सकते हैं, और अगर ये लोग गवर्नमेंट जॉब्स चाहते हैं, आप उनको क्या सलाह दे सकते हैं जो दे कैन अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट जॉब्स इन अ सेंस सब कुछ नहीं है।
आप गवर्नमेंट जॉब भले ना करें, यू कुड बी अ सीईओ ऑफ अ कंपनी टुमारो। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा फॉरेन लैंड के बारे में तो नहीं चाहता, बट इंडिया के अंदर, एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक, अगर हम बिहार साइड पे, यानी कि समवेयर हम ईस्टर्न साइड पे जाएँ, साउथ ईस्ट साइड पे जाएँ, इंडिया के अंदर यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रेंड है गवर्नमेंट जॉब को लेने का। और अगर मैं गुजरात, बॉम्बे जाऊँ, तो यहाँ की जो कम्युनिटी है, मारवाड़ी कम्युनिटीज़ हैं, ये बिज़नेस में बिलीव करती हैं। तो ये लोगों का डेफ़िनिटली क्वेश्चन होता है कि क्या हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, एंड दैट टू इन यूपीएससी, आईएएस की जॉब मिलेगी? क्या हम वो घर के आगे लाल बत्ती या नीली बत्ती की गाड़ी खड़ी कर पाएँगे? तो ये उनको एक डिज़ायर होती है, क्योंकि वो हेरेडिकली उनकी फैमिली में ट्रेंड चलता आ रहा है। एंड देखिए, कोई ज़रूरी नहीं होता कि अगर आपके पिता की कुंडली में वो गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन था, वो आईएएस ऑफिसर हैं, तो बच्चे की कुंडली में भी वही प्लैनेट स्ट्रॉन्ग होगा। प्लैनेट्स की बात करूँ तो इसके लिए सन जो है सबसे पहले देखा जाता है। सूर्य जो है अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। देन आपकी हॉरोस्कोप का जो 6th हाउस है, 6th हाउस स्टैंड फॉर योर कॉम्पिटिशन, तो 6th हाउस का भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। देन वो सन आपके करियर में सपोर्ट करेगा। समटाइम क्या होता है, बच्चा उस एजुकेशन में इन्वॉल्व तो हो जाता है, पर 7-7 8-8 साल तक वहीं पे रहता है, उसके बाद फिर कोई ना कोई काम कर रहा होता है। इट मीन्स उस बच्चे को, उस प्लैनेट को 6th हाउस में एग्जीक्यूशन तो कराना था, बट सक्सेस नहीं देनी थी, क्योंकि 6th हाउस की सक्सेस देखी जाएगी 11th हाउस से, एंड 6th हाउस प्रोफेशन में कन्वर्ट होगा ही नहीं, ये देखा जाएगा 10th हाउस से। अब कमिंग बैक टू रेमेडीज की बात आती है, तो सन की जो आपको पोजीशन है, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए और किसी भी तरह से गवर्नमेंट के साथ कोई भी काम करने के लिए आपको उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना है, तो आपकी सन की मूवमेंट बहुत डिपेंड करती है। एंड आप सन को अच्छा कर सकते हैं अपने डेली रूटीन को अच्छा करके, अपनी डेली लाइफ को क्लीन करके। सन जो है आपसे पंक्चुअलिटी मांगता है। वो पंक्चुअलिटी चाहे आपकी किसी इवेंट को लेके हो या आपका अपने खुद से कमिटमेंट हो। तो सन जो है आपके डेली रूटीन के अंदर, जैसे पहले बोला जाता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो सन उस टाइप का प्लैनेट है कि वो आपसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करवा सकता। एंड सन को अच्छा करने के लिए जो बहुत ईज़ी रेमेडी है, वो बोला जाता है कि आप मॉर्निंग में उठ के सूर्य को जल दें। अगर आप ये आईएएस के लिए आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आईएएस में आपको फर्दर ये देखना है कि आप आईएएस में किस सेक्शन के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव में किस आप सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं। अगर आप जुडिशरी में जा रहे हैं, देन आपको सैटर्न को देखना है। अगर आप आईपीएस के लिए जा रहे हैं, तो आपको मार्स को देखना है। और अगर आप किसी भी टेक्निकल फील्ड में जा रहे हैं, जैसे कि आजकल इंडिया में क्या है, साइबर सिक्योरिटी में भी बहुत ज़्यादा करियर के ऑप्शन आ रहे हैं आईएएस में, यूपीएससी में, तो वहाँ पर आपको फिर राहु के अकॉर्डिंग रेमेडीज करना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले ओवरऑल सन को देखना है, देन उसके बाद आप जो कैटेगरी डिसाइड कर रहे हैं, तो आपको प्लैनेट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा देखना पड़ेगा, उस प्लैनेट के अकॉर्डिंग आपको रेमेडी करना पड़ेगा। ओके। अब सर, आप बहुत लोगों की एस्ट्रोलॉजी करते हैं, तो उसमें नेगेटिव एनर्जीज भी होती है। तो आप हाउ डू यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, या लोगों को अगर नेगेटिव एनर्जीज इम्पैक्ट कर रही हो, तो हाउ कैन समवन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स? हम कैसे कुछ कर सकते हैं जो प्रोटेक्ट कर सकते हैं हमारे नेगेटिव एनर्जीज को, ये टू स्टे अवे फ्रॉम अस? एंड ऑल्सो लोग जो होते हैं अब बहुत नेगेटिव हो गए प्लेनेट पे, पता नहीं कितना नेगेटिविटी आ गई है लोगों में। तो ये नेगेटिव एनर्जीज या नजर दोष जो हम बोलते हैं, इससे प्रोटेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं? अगर मैं अपनी बात करूँ, तो सबसे पहले मेरी कोशिश ये रहती है कि जब भी मैं किसी पर्सन को कंसल्ट करता हूँ, तो मैं अकेला बैठा हूँ। मैं किसी भी थर्ड पर्सन के साथ में नहीं होता, और मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि वो मुझे थोड़ा-सा फ़ोकस्ड वे प्रोवाइड करता है, एंड मैं पर्सन की बात को अच्छे से समझ के फ़िल्टर कर पाता हूँ कि मुझे किस एस्पेक्ट पे काम करना है। अगर मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कोई भी पर्सन या किसी भी तरह का एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस वहाँ पर होती है, तो फिर जो उस पर्सन की एक नेगेटिव एनर्जी या उस पर्सन के ऊपर जो प्लैनेट हावी है, वो मुझे इम्पैक्ट कर जाता है। ऐसा मैंने देखा है, क्योंकि बहुत बार जो है अपना आफ्टर वास्तु कोर्सेज़ या एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज़, जब भी मैं किसी पर्सन को सेम चीज़ जो मैंने जानी है, मैं सिखाता हूँ, तो आई फॉल सिक, आई डोंट नो व्हाई। मैं उससे पहले 2 दिन पहले आई हैव डन न्यूमरस वर्कशॉप ऑन वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी, एंड आई वाज़ ऑन आई विल से कि मेडिसिन्स, स्टेरॉइड्स, तो वो मुझे लेके कंडक्ट करना पड़ता है, एंड उससे 2 से 3 दिन पहले मैं एकदम सही होता हूँ।
एंड पहले मुझे लगा था कि ये कोई कोइंसिडेंस हो सकता है, बट उसके बाद मैंने इससे जब एस्ट्रोलॉजी से लिंक किया, तो देयर आर सर्टेन प्लैनेट दैट इज जुपिटर इज वीक इन माय एस्ट्रोलॉजी, एंड विच हैज़ सम काइंड ऑफ इम्पैक्ट कि वो आपको विजडम देता है, ज्ञान देता है सामने वाले को टीच करने के लिए। मे बी देयर आर समथिंग जिसका मुझे इम्पैक्ट होता है, और उसके बाद जब मैंने इस चीज़ को जान लिया तो मैं उसको थोड़ा-सा एक ठीक से तरीके से इम्प्लीमेंट करता हूँ। एंड दूसरा ये रहता है कि जब भी मैं इस चीज़ को पकड़ लेता हूँ कि कहीं सामने वाला बहुत ज़्यादा किसी प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में है, जिसका प्लैनेट का अगर मैं नेम लूँ तो वो मार्स होता है। मार्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि किसी पर्सन के ऊपर नेगेटिव एनर्जी अपना कंट्रोल बहुत ज़्यादा उसे कर सके। तो अगर उसका मार्स वीक होगा, तो उसको जो आपने कहा कि नज़र लगना, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। जैसे कि इंडिया के अंदर होली फेस्टिवल होता है ड्यूरिंग मार्च। तो होली के फेस्टिवल में ख़ास बात ये होती है कि हम जब होली प्ले करते हैं विद कलर्स एंड एवरीथिंग, हम उस होली के फेस्टिवल के अंदर पुराने कपड़े पहनते हैं, ताकि कपड़े ख़राब ना हो जाएँ, एंड फिर उन कपड़ों को जैसे-तैसे कहीं पर भी हम थ्रो कर देते हैं। डस्टबिन में डाल दिया, किसी गरीब को दिया, कुछ भी। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव सीन कि उस कपड़े को ना हम ड्राई क्लीन करते हैं, ना हम धोते हैं। तो उस ऑब्जेक्ट के साथ में हमारी बॉडी की वाइब्स, ऑरा, वो कनेक्ट होता है, जिसको हम ऐसे ही कहीं न कहीं छोड़ देते हैं। ये आपका डीएनए होता है, इसमें आपका ऑरा, आपकी बॉडी वाइब्स होती हैं। अगर किसी को मिसयूज़ करना है तो इस चीज़ को वो बहुत ईज़िली किसी भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिसयूज़ कर सकता है। तो सिर्फ़ आपको ये देखना है कि आप किस एम्बियंस में हैं, किस लोगों के साथ में हैं, और वहाँ पर आप अपना किस तरीके से कोई चीज़ छोड़ रहे हैं। तो जो आपने नज़र वाली चीज़ कही, वो 101% काम करती हैं। उससे बचने का सिर्फ़ यही तरीका है कि यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द एम्बियंस, अबाउट द पीपल अराउंड यू। रजत जी, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप आए। मैंने बहुत कुछ सीखा है। आप बहुत प्रैक्टिकल हैं, वेरी यस, प्रैक्टिकल, वेरी नॉलेजेबल एज़ वेल। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू।